जय हिंद। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 बताती है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो ये लेक्चर नंबर तीसरा है। अब इसमें बात करेंगे जो सेल का चक्र होता है, मतलब S1, फिर उसके पहले G1, फिर S के बाद G2। ये क्या है? गैप वन फेस, फिर सिंथेसिस फेस, उसके बाद G2 फेस। हम इसके अंदर ये बात करेंगे कि S फेस के अंदर क्या, G1 के फेस के अंदर क्या काम होता है, S फेस के अंदर क्या काम चलता है, जो G2 है उसके अंदर क्या काम होता है। तो इस बात को याद रखना। ये लेक्चर नंबर कितना अपना? ये लेक्चर नंबर तीसरा है। यहाँ पे लेक्चर, ये आपका लेक्चर नंबर तीसरा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग, अब जब एक एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से सेल का चक्र बना हुआ मिलेगा। अब इसके अंदर जो सेल का इस तरीके जो चक्र बना है ना, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कुछ कुछ चीजों को बांट दिया गया है। अब देखो, जो जीवन फेस होता है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, कुछ स्टेप्स में जाएंगे। जो यहाँ पे स्टेप्स बोला जाता है, आपको स्टेप्स के इस बात को याद रखना है। जो G1 फेस होता है और S फेस होता है और जो G2 फेस होता है उसके अंदर हम लोग गैप फेस बोलते हैं, इसमें आते हैं। अब जो ये गैप फेस होता है इसके अंदर टोटल ये चलते हैं। आपको इसमें ये भी बताया था, इसके अंदर दो चीज में जो सेल साइकिल है, दो चीज में बांट दिया गया है। पहला है इंटरफेस, उसके बाद माइटोसिस फेस। तो इसमें इंटरफेस में याद रखना, जो सेल साइकिल है इसमें, यहाँ पे सेल साइकिल, यहाँ पे आपका आएगा एक, पहला आएगा इंटरफेस। इंटरफेस में क्या काम हो रहा था अपना, जो कोशिका है वो इंटरफेस में 95% क्या काम कर रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी आगे डिवाइड होने में। किसमें? माइटोसिस फेस में। तो इस बार यहाँ पे इंटरफेस याद रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेस। और जो इसमें आएगा आपका माइटोसिस, इसमें आएगा माइटोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम फेस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एम फेस में बोला जाता है। देखो, तो हम लोग पहले बात करेंगे जीवन फेस के बारे में। जीवन फेस क्या काम कर रहा था? अब जब कोशिका विभाजन देखेंगे, कोशिका का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। इसको जो जीवन फेस है, तो इसमें याद रखना, जो G1, S और G2 फेस है, इसको हम लोग टोटल क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस किसमें बोले थे? इंटरफेस क्या काम करता है? 95% अपना इसमें योगदान किसमें दे रहा था? कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। जितने भी कोशिका है, जितने भी RNA DNA अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि किसमें जाके कौन से फेस में डिवाइड होना है। तो जब G1 फेस में बात किए थे, इसमें क्या था? मोस्ट ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेट। इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, ये क्या करते अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे थे कि हमको एस फेस में जब हम लोग एंट्री लेंगे तो वहां पे क्या होगा? डिवाइड होना चाहिए। और दूसरी बात, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली बात क्या होती है? मोस्ट ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट। यहाँ पे जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स क्या हुआ? डुप्लीकेट होना चालू कर दिए। किसमें? G1 फेस में। इस बात को याद रखना। अगर पूछता है G1 फेस में क्या काम हो रहा था, तो इसमें जो मोस्ट ऑर्गेनेल्स होगा वो डुप्लीकेट होना चालू कर देंगे। फिर उसके बाद सेल का ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या होगा? सेल का ग्रोथ होना चालू होगा। अगर सेल का ग्रोथ नहीं होगा तो एस फेस में जाके क्या डिवाइड करेगा? नहीं, एस फेस में वहां पे डिवाइड नहीं करेगा। तो जो G1 फेस था उसके अंदर सेल का ग्रोथ होना चालू कर दिया। इस बात को याद रखना। क्वेश्चन सवाल कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सेल डिवीजन कौन से प्रक्रिया में होती है। अगर पूछा है एस फेस में जीवन में होगा या एस फेस में होगा या G2 फेस में, तो आपको बोलना है एस फेस में होगा, जीवन में नहीं। जीवन में इतना ही होगा, जितने भी ऑर्गेन क्या होगा? वो डुप्लीकेट नहीं, मतलब डुप्लीकेट करेंगे, अपने आप को ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन जितने भी यहाँ पे डिवीजन होगा सिर्फ एस फेस में होगा। अब देखो, अब जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड है आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आपका आरएनए है वो क्या? वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आपको बताए थे पहले, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और जो डीएनए होता है, डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो इसको यहाँ पे लिख लेना आरएनए। आरएनए के अंदर आप देखोगे कुछ कोड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एटीजीसी, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन करके बोला जाता है। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। अब देखो, अब जो ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ने क्या किया अपने आप को? यहाँ पे अमीनो एसिड, आरएनए और एटीपी, जो अपना एटीपी होता है इसमें क्या करता है? एनर्जी का काम करता है। अब जो आपने सुना रहेगा, जो क्रेब साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल आपको 11th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में आपने 10वीं क्लास में पढ़ा रहेगा। जो क्रेब साइकिल होता है उसमें भी ये काम करता है, मतलब ये एनर्जी का एक भाग है। तो इसमें एक बात करते हैं, जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन और इसमें क्या करेगा? प्रोटीन होगा जो
डीएनए हो गया, अपने आप को क्या करेंगे, रेप्लिकेशन चालू कर देंगे फटाफट। तो उसको क्यों रेप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमको एस फेस में एंट्री मारना है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, हमको जो जीवन फेस बोल रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स है डुप्लीकेट होना चालू कर देंगे। सेल का, कोशिका जो है, कोशिका अपने आप को क्या करेगी, बढ़ना चालू कर देगी, ग्रोथ होना चालू कर देगी, वो बढ़ेगी, तो वहां सेल का ग्रोथ होगा। और जो अमीनो एसिड है, आरएनए, और जो एटीपी है, एटीपी क्या करेगी अपने आप को, वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज करना चालू कर देंगे। अगर हमको इस बात को याद रखना, इसमें आपको ये भी बताए थे, हमको पहला किसमें जाना है, स्टेप टू स्टेप इसमें जाना है। ये नहीं कि कौन सा ग्रो किसमें भी करा दिए, जीवन में कुछ और चल रहा है, जी2 में कुछ और चल रहा है, एसएस में कुछ और चल रहा है, नहीं। तो देखो, जो लेक्चर नंबर 2 बनाए थे, लेक्चर नंबर 2 में वहां पे गलती एक कर दिए थे। यहाँ पे हम लोग बोला था इंटरफेस, वहां पे हम माइटोटिक बार बार बोले थे, माफी चाहते हैं, थोड़ा मतलब दूसरे लेक्चर भी लिए थे वहां पे जाके, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पे माइटोसिस है, माइटोसिस, इस बात को याद रखना, लेक्चर नंबर 3 में बता देते माइटोसिस है। हम वहां पे स्क्रीन पे आपको वहां पे सॉरी भी बोल देते, गलती की वजह से हो गया था, ठीक है, वहां पे माइटोसिस है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब जीवन में आपको बताते हैं जीवन में क्या क्या होता है, तो एक बात याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज और आएगा आपका, ये आपका जी नॉट फेस होता है। जी नॉट फेस को हम लोग बोलते हैं एक्सिड फेस, ठीक है, एक्सिड फेस, एक्सिड, अभी ये आगे हम समझा देंगे, पहले इसकी बात करेंगे। अब जो एस फेस होगा, एस फेस के अंदर काम देखो, अब यहाँ पे मेन काम यहीं पे होता है, एस फेस। एस फेस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेस। जो आरएनए है, जो आपका डीएनए है, डीएनए क्या करेगा, यहाँ पे लिखे है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे जो डीएनए है, आपको पता है, तो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वहां पे क्या करना चालू करेगा, रेप्लिकेशन चालू कर देगा। और उसमें क्या करेगा, रेप्लिकेशन किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए का क्या होगा, न्यूक्लियस। अभी देखो, अब जब डीएनए ढूंढने जाओगे, डीएनए किसके अंदर पाया जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्र के अंदर ही पाया जाएगा। तो वही न्यूक्लियस के अंदर तो मेन है ना। अगर ये कोशिका है, आप सोचिए, ये अपना कोशिका है, कोशिका के अंदर सब कुछ आ रहा है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, और फिर उसके बाद वॉक्यूल्स आ रहे हैं, लाइसोसोम आ रहे हैं, सारे इसके अंदर आ रहे हैं, किसके, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सब कुछ आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो अपना डीएनए है, उसमें क्या किया भैया ने, रेप्लिकेट चालू कर दिया, रेप्लिकेशन भाई यहाँ पे क्या किया, रेप्लिकेशन चालू हो गया। लेकिन इस बात को याद रखना, यहाँ पे क्रोमोसोम भी बनाए। क्रोमोसोम के बारे में बताते, देखो क्रोमोसोम की संख्या अपने शरीर के अंदर होती 46। अगर 46 के अंदर आपको ये भी बता दें, यहाँ पे लिखते क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है, ये अपने आप को कभी भी डिवाइड नहीं करता। क्रोमोसोम की जो संख्या रहेगी वो वैसे की वैसी रहती, कभी भी इसके अंदर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, हम लोग ने क्या बोला, जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन चालू कर देगा, रेप्लिकेशन के न्यूक्लियस हो जाए, रेप्लिकेशन के आकर्षित न्यूक्लियस। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट समझिए। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। अभी हम लोग ने क्या बोला था, अगर हम ये भी बोला था, जो कैरियोकाइनेसिस है और जो साइटोकाइनेसिस, कैरियो को तोड़ोगे तो न्यूक्लियस बनेगा, और साइटो को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, सेल। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पे तोड़ दो, साइटो का मतलब हो जाएगा सेल। तो यहाँ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, जो आपका सेल है ना, कोशिका है, कोशिका के अंदर किसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का क्या होना चालू कर देगा, डुप्लीकेशन होना चालू कर देगा। यहाँ तक समझिए। एस फेस में कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही थी ये बता दिए। एस फेस में अपना क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया फटाफट। किसमें हुआ रेप्लिकेशन, किसका, अकर्स इन न्यूक्लियस। अगर पूछा डीएनए का रेप्लिकेशन किसके अंदर हुआ, तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर हो गया। अब देखो, अब पूछता जो सेंट्रियोल था उसके अंदर क्या हुआ, डुप्लीकेशन उसके अंदर भी हुआ। सेंट्रियोल किसके अंदर पाया जा रहा है, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो को तोड़ेंगे तो बन जाएगा सेल। तो वहां पे साइटो को हम लोग ने बोल दिया कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, अपना सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होना चालू कर दिया। यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। अब देखो, अमाउंट ऑफ डीएनए, जो अपना डीएनए डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। उदाहरण के लिए समझते हैं, यहाँ पे देखो, अभी ये डीएनए, अपना डीएनए का डबल मतलब यहाँ पे एक है, समझो यहाँ पे 2n लिख देते हैं। अब यहाँ पे जब 2n है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, तो 4n। यहाँ पे क्या हुआ, नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पे ग्रोथ किसका हुआ, नंबर का। ग्रोथ किसका हुआ, नंबर का। तो यहाँ पे देखो, जब ये डीएनए था, यहाँ पे डीएनए का क्या होगा, संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और प्लॉइडी डू नॉट चेंज। अब यहाँ पे ये समझो, अगर ये क्रोमोसोम दिया है, गुणसूत्र दिया है, तो यहाँ पे बोला भैया जो अपना डीएनए
वो रेप्लिकेट किया, किसके अंदर रेप्लिकेशन किया, जो अपना एस फेस था उसके अंदर क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब जो नंबर था समझो 2n है, 2n से कितना हो गया 4n बन गया, तो समझ गए उसका डबल हो गया। लेकिन जो अपना गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम की संख्या नहीं चेंज हुई, जैसे थी वो वैसी ही रहेगी। अगर आपको ये बताए क्रोमोसोम की जब संख्या चेंज हो जाती है 46 से या अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, अगर पैर जोड़ी में नहीं बनते तो वहां पे बीमारियां हो जाती है, जैसा जेनेटिक। आपको ये भी बताते हैं जब जेनेटिक कंट्रोल हुआ, जेनेटिक कंट्रोल मॉलिक्यूल्स उसके अंदर दो आ रहे थे, जिसका हम लोगों ने बोला साइक्लिन बोला था, साइक्लिन प्रोटीन आया था और दूसरा CDKS आया था, समझ गए, वो भी बता देंगे। यहाँ पे लिखे साइक्लिन प्रोटीन और CDKS। तो यहाँ पे ये मिट कैसा गया, देखो अब यहाँ पे क्रोमोसोम देखते हैं। अब जो अपना ये गुणसूत्र था, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या आप देखो, क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं हुई, जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम लिए थे तो यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम लिए, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए, अपना जो डीएनए पाया जा रहा है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था। यहाँ पे क्या था, अब देखो जो अपना बात करते जो डीएनए था, गुणसूत्र के अंदर जो अपना डीएनए था, यहाँ पे याद रखना हम लोग ने क्या बोला, जो डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन किसके अंदर किया था, एस फेज के अंदर। डीएनए की संख्या बढ़ गई थी। डीएनए की संख्या कैसी बढ़ी, अगर देखो जो डीएनए है, डीएनए कंटेंट 2C, क्रोमोसोम डीएनए 2C था, एस फेज के अंदर आके क्या हो गया 4C बन गया। कितना बन गया 4C। अब इसने क्या किया, देखो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की संख्या कितना थी 2n थी, और जब एस फेज के अंदर एंट्री मारा वो 2n ही रहा। देखो जो अपना गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र कभी चेंज नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहेगा, समझ गए। एक मानव शरीर के अंदर 46 पाया जाता है तो 46 ही रहेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कुछ कम होता है तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, समझ गए, जेनेटिक की वजह से दिक्कत आ जाती है। अगर पूछता है डीएनए का कंटेंट था उसका क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना कंटेंट मिला 2C से कितना हो गया 4C। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ तक बता दिए। इस बात को याद रखना, जो जीवन फेज था, अपना जीवन मतलब गैप 1 फेज था, तो इसमें कितने हुए, जो अमीनो एसिड थी, यहाँ पे सेल का ग्रोथ हो गया, जो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनेल्स थे वहां पे क्या होगा, डुप्लीकेट कर दिए थे, फिर सेल का क्या हुआ, ग्रोथ हो गया। फिर उसके बाद जो अमीनो एसिड था, आरएनए था, जो फिर एटीपी था। एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी आपको पता है, एनर्जी मतलब एक ये होती है, आपने ये देखा रहेगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जब आप पढ़ोगे क्लास 11वीं कक्षा 11वीं में था, 11वीं और 10वीं में, समझ गए। तो यहाँ पे प्रोटीन था और ये अमीनो यहाँ पे सिंथेसाइज कर लिए, कौन सा, अमीनो एसिड, आरएनए, एटीपी और प्रोटीन। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, सिंथेसाइज कर लिया। जो और जो अपना डीएनए था, यहाँ पे क्या किया, रेप्लिकेशन। अब जो जैसे जीवन का क्रिया खत्म होती है तो उन लोग जितने भी चीज थे किसके अंदर एंट्री मारेंगे, एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर क्या हो गया, जो अपना डीएनए था वहां पे क्या कर दिया, 2C से कितना हो गया 4C। जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, वो 2n था तो 2n ही था, उसके बाद वो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता ही नहीं। सवाल ये भी पूछता है कि ये बताइए क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछेगा, क्रोमोसोम दिया है 2C, क्रोमोसोम दिया है 2n दिया है, क्रोमोसोम कितना दिया है 2n, क्या एस फेस में आके उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन में दे रहेगा क्रोमोसोम हैविंग द 2n। इन यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्रोमोसोम जो दिया है आपका, क्रोमोसोम इन एस फेस हैविंग 2n, नहीं यहाँ पे यहाँ पे देखो क्रोमोसोम नंबर 2n, दे एंटर इन एस फेस, दे एंटर इन एस फेस, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे लोग क्या कर देंगे, हम लोग ने क्या बोला कि क्रोमोसोम क्या हो गया, क्रोमोसोम यहाँ पे हम लोग ने ये बोला था कि एस फेस के अंदर एंट्री मारा तो डीएनए की संख्या बढ़ जाएगी। अब बच्चे लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम है उसकी भी संख्या बढ़ जाएगी, 2C से बन जाएगा 4C, नहीं यहाँ पे फेस, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन क्या देगा, यहाँ 2n दे देगा, फिर उसके बाद 4n दे देगा, फिर उसके बाद 4 से 8 दे देगा, 8 से 16 दे देगा, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन ए बी सी। तो यहाँ पे देखो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो फिर उसने 2n है, अगर वो एंटर करता है एस फेस में तो वहां पे क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी। अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर 2 है तो चाहे एस फेस में हो, चाहे G1 फेस में हो, चाहे एस फेस में हो या G2 फेस में, वो अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, आपको पहले ही आएगा। अगर 2n में है तो 2n, जैसा 2n है तो वहां पे एस फेस में आ जाए, चाहे G1 फेस में आ जाए, चाहे G2 फेस में आ जाए, वो वैसे का वैसे रहेगा, क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होगी।
अगर पूछता है, अगर इसके जगह पूछता है क्रोमोसोम, अगर इसके जगह पूछता है क्रोमोसोम छोड़ के डीएनए हटा देता है, तो पूछता है डीएनए का नंबर 2C है, तो उसे एंटर किया एस फेस में, तो कितनी होगी? तो वहां पे आप ऑप्शन मार देना 4। समझ गए? ऑप्शन क्या आएगा आपका 4। यहां तक समझिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखो, अब ये वाला समझ गया और एस फेज समझ गया। अब बात करते हैं G2 फेज के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रेप्लिकेशन हियर। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ पे देखो, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था और क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ इन लोगों ने क्या किया? अपने आप को रेप्लिकेट्स कर दिया। क्या कर लिया? रेप्लिकेट। और जो आरएनए, अमीनो एसिड, फिर उसके बाद प्रोटीन, इन लोगों ने यहाँ पे आके क्या कर दिया? अपने आप को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या किया? फॉर द सेल डिवीजन आर मेड हियर। यहाँ पे भैया लोग ने क्या किया? चलो भैया, आप अपने को क्या करना है? डिवाइड करना, फुल एकदम मस्त मजे में। तो जीवन के अंदर क्या हुआ? सब यहाँ पे जितने भी अमीनो एसिड थे, आरएनए थे, प्रोटीन थे, यहाँ इन लोगों ने अपने आप को सिंथेसाइज किया, जो अपना डीएनए था यहाँ पे रेप्लिकेशन किया। लेकिन जब इन लोग जीवन से यहाँ पे आए एस फेस में, तो इन लोगों ने डबल हो गए। फिर उसके बाद G2 फेस में गए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम लोग वही बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे एनर्जी देता है, सेल को क्या करता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे तो क्लोरोप्लास्ट, और इस बात को याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इन लोगों ने रेप्लिकेट्स किया किसके अंदर? G2 फेस के अंदर। जो आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन था, इन लोगों ने क्या किया? अपने आप को डिविजन कर लिया G2 फेस के अंदर। यहाँ तक समझिए। अब देखो, इस बात को याद रखना, यहाँ पे लिखे, अगर जो G1 है और S है, G2 फेस, इन लोग को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे? इंटरफेस। याद रखना, G1, S और G2 फेस को हम लोग, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलेंगे इसको इंटरफेस। इसको बोलेंगे हम इंटरफेस। यहां तक समझिए। अब देखो, जब इंटरफेस बोलेंगे तो इसको याद रखना, जो पीमेट, अब जो कैरियोकाइनेसिस था, बताते कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएगा पीमेट, मतलब 1 2 3 4। याद रखना, पीमेट, PMAT, पीमेट उसको बोलेंगे हम लोग कैरियोकाइनेसिस को बोलेंगे पीमेट। यहाँ पे लिख दिए पीमेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे पीमेट, ये आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। यहाँ पे पीमेट, पीमेट के अंदर क्या आएगा? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको रिवाइज मतलब बोलते हैं ना, याद नहीं होते। यहाँ पे कोई देखेगा ना, निमोनिक्स बना के याद करता है कि फटाक से कोई गाना बना के याद कर लेगा, कोई जैसा मन करे वैसा याद करता है, उसकी मर्जी में, उसका दिमाग अलग ही चलता है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस के अंदर कितना आएगा? पीमेट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। यहाँ तक समझ के फिर उसके, जब ये इसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, फिर उसके अंदर किसके अंदर आएगा? साइटोकाइनेसिस के अंदर। ये बताते हैं, जो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस तोड़ोगे तो उसका कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। और जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस को तोड़ोगे तो साइटो का मतलब हो जाएगा सेल, और काइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन। साइटो के अंदर 2 चीज आएंगे, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। समझ गए? एनिमल सेल और प्लांट सेल, उसके बारे में हम बताएंगे। यहां तक समझ गए। अब बात करेंगे G2। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्सिट फेज। देखो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, जो G0 था, इसको G0 को क्या बोलते हैं? एक्सिट फेज। और दूसरे इसको क्विसेंट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विसेंट फेज। अब देखो, इसको फेज मतलब स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं, सॉरी, यहाँ पे स्टेज आता है, फेज नहीं आता है, इसको क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। अब जो G0 फेज है, इसके अंदर देखो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखा, सेल डू नॉट डिवाइड हियर बट आर दे मोटिव एक्टिव एंड दस दे आर कैन एंटर इन G1। याद रखना, यहाँ पे G1 whenever they are get a signal। अब यहाँ पे इस बात को याद रखना, जो G0 फेज है, G0 फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिट फेज। यहाँ पे जब इसकी प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी, पहले S से S फेज के बाद आया, फिर G1 फेज के अंदर एंट्री मारेगा, S फेज के अंदर, S फेज के अंदर जाएगा G2 फेज के अंदर। फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा? इन सबको मिला के हम तीनों को बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम लोग किसके अंदर जाएंगे? कैरियोकाइनेसिस के अंदर। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम लोग ने क्या बोला था? इसको पीमेट बोलते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल का डिवीजन। अब उसके बाद ये सब जब चक्र ये कंप्लीट होगा ना, तो एंट्री मारेगा G0 को बोलते हैं हम लोग एक्सिट। और उसके बाद क्विसेंट फेज भी हम लोग बोलते हैं। देखो, अगर जो सेल है उसको यहाँ पे क्या होगा? सेल डिवाइड नहीं करेगा। इस बात को याद रखना, G0 फेज में क्या होता है? सेल G0 होगा, सेल क्या होगा? वो एक्टिव रहेगा, अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा। इस बात को याद रखना, G0 फेज के अंदर जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो एक्टिव रहती है। भैया हाँ एक्टिव है, लेकिन हम डिवाइड नहीं कर रहे। उसको जैसा ही सिग्नल मिलेगा और उसको एक्सिट करना रहेगा तो एक्सिट कर देगी, या उसको सिग्नल मिला एंटर करना रहेगा तो डायरेक्ट किस में आ जाएगी? वापस G1 फेज के अंदर। तो सेम ही जो सेल के जो चक्र चल रहा है, कोशिका के जो चक्र चल रहा है, G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर ये जितने भी जैसे जैसे चक्र चले वो वैसा ही चलता ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखना। यहाँ पे क्या बोलते हैं?
यहाँ पे अगर उसको सेल को कोशिका को एग्जिट होना होगा तो एग्जिट हो जाएगी, हमको वहां पे मतलब नहीं है। हम लोग क्या है यहाँ पे क्या बोला है, जी नॉट फेज के अंदर वो एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट वहां पे उसने क्या बोला, हम लोग एक्टिव है, पर वहां पे हम डिवाइड नहीं करिए। कोशिका बोली कि भैया हम जी नॉट फेज के अंदर, क्विसेंट फेज के अंदर हम लोग, क्विसेंट स्टेज के अंदर हम लोग एक्टिव है, लेकिन हम वहां पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अब जैसा ही हमको सिग्नल मिला, यहाँ पे लिखा है ना, बट देखिए मेटाबॉलिकली एक्टिव बट दे एंटर इन जीव, एंटर इन जीवन वेन एवर दे गेट अ सिग्नल। अब जैसा उसको सिग्नल मिल जाता है कि भैया हमको सिग्नल मिल गया है कि किस में जाना है, जीवन फेज में जाएगा, तो उसको वहां पे क्या होगा, सेम वही प्रक्रिया चालू होगी, जीवन से फिर एस के बाद G2 फेज, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के अंदर एंटर मार के साइटोकाइनेसिस में चली जाएगी। तो सेम यही प्रक्रिया कोशिका, जो कोशिका चक्र है, सेम यही प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ तक समझ गए। सेल को सिग्नल मिला तो किसके अंदर आ जाएगी, जीवन फेज के अंदर। अगर सिग्नल नहीं मिला तो एग्जिट कर दी, भैया चलो एग्जिट हो जाओ, तो यहाँ पे उसकी मर्जी है। तो समझ गए, कोशिका चक्र ऐसे ही चलता है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा कृपया करके कमेंट बताइए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम लोग ने बात कर ली थी, पूरा सेल साइकिल पूरा बता दिए, आपको चित्र भी बताए थे। कोशिका जो चक्र होती है, कोशिका चक्र के बाद हम लोग को देखो अब बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस था, उसके अंदर हम लोग ने बात किया था न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था। अब न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा था, उसके अंदर हम लोग बोला था कि एक चीज को याद रखना, पीमेड क्या था, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। अब देखो अब बात करेंगे प्रोफेस। अब जो प्रोफेस हो गया, इसके अंदर हम लोग पहले बात करते हैं, यहाँ पे इस बात को याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। देखो जो यहाँ पे गलती कर दिए थे, देखो गलती क्या था, जो सेल्स यहाँ पे लिखे थे, जो सेल डिवीजन था यहाँ पे, उसके अंदर दो चीज आ रहा था आपका सेल डिवीजन के अंदर। सेल डिवीजन के अंदर आपका क्या आ रहा था, पहले इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर आता एम फेस। एम फेस वहां पे माइटोटिक बार बार बोलते हैं, माफी चाहते हैं, क्योंकि वहां पे एक और लेक्चर लेके आए थे तो उसमें ही कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा भी हो रहा था, तो वहां पे माइटोसिस आएगा, समझ गए, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेक्चर नंबर 2 में गलती हो गई थी। तो अब देखो अब माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस जो होता है ना, यहाँ पे लिखा है इट इज अ मोस्ट ड्रामेटिक फेस ऑफ द सेल साइकिल। जो एम फेस है ना आपका, जो एम फेस है, एम फेस उसको मोस्ट ड्रामेटिक फेस बोलते हैं। क्वेश्चन में ये बोलेगा कि एम फेस को मोस्ट ड्रामेटिक फेस कौन सा है, तो आप बोलना एम फेस। अब पूछता है कि एम फेस कौन सा, एम फेस दे देगा, उसके नीचे ऑप्शन दे देगा कि एम फेस को क्या बोला जाता है, दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं, तो आप बोल देना मोस्ट ड्रामेटिक फेस बोला जाता है। वहां पे ड्रामा नहीं होता एकदम, ओ रसोड़े में कौन था ये वो, तो ऐसा ही वाला है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज अ मोस्ट ड्रामेटिक फेस ऑफ द सेल साइकिल। जो कोशिका चक्र होती है, जो कोशिका चक्र होती है, जो माइटोसिस है, उसके अंदर क्या बोला जाता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेस बोला जाता है। समझ गए, एम फेस को याद रखना, सवाल ऐसे बहुत सारे आपको पूछ लेंगे। और जो ये लेक्चर नंबर 3 बनना है, मतलब लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर एक और बनेगा, चौथा, उसके अंदर पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अभी रात को कितना बजे, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजने वाला है, तो ये चैप्टर एक और लेक्चर बनेगा, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग PYQ करेंगे और कुछ MCQs करेंगे, जो आपको वहां पे पूछेंगे, आपकी स्क्रीन पे पूरा MCQs आ जाएगा, तो वहां पे आप कर लीजिएगा। तो उसके साथ आंसर भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से MCQs बनेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता दिए एम फेस को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम से हम लोग पुकारते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेस, इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इट इज अ मोस्ट ड्रामेटिक फेस ऑफ द सेल साइकिल वेयर द रीऑर्गेनाइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल द सेल कंपोनेंट्स टेक सेल। यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे यही बताते ना, यहाँ पे सारे सेल का क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जितने भी कंपोनेंट क्या हुए थे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वहां पे। जैसा कि आपका जीवन में क्या हो रहा था, डुप्लीकेशन ऑफ RNA, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये सब क्या हो रहे थे, रेप्लिकेशन कर रहे थे, समझ गए। तो यहीं पे उस बात को याद रखना। और जब डुप्लीकेशन की बात आएगा, जब वहां पे बढ़ने की बात आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर उसके क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो G2 के अंदर क्या हो रहे थे, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उनका संख्या क्या हो रही, बढ़ जा रहे थे, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा, यहाँ पे माइटोसिस इज द इक्वल डिवीजन ऑफ द पेरेंटल एंड डॉटर सेल आर द सम इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिक कंटेंट। यहाँ पे देखो माइटोसिस इज द इक्वल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, अगर देखो एक डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट से क्या, अगर हम लोग ने बात किया था, एक सेल यहाँ पे कोशिका ली है, अगर जब उसका डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले पेरेंटल, यहाँ पे एक छोटा सा सेल होगा, उसका ग्रो होगा, निर्माण क्या होगा, उसका निर्माण होगा अच्छे से, वहां पे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद कोशिका क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ने के बाद वहां पे 2 डॉटर सेल में आ जाएगी। लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब उसका बंटवारा होगा, तो उसमें इक्वली, भैया तुमको भी ये नहीं कि थोड़ा बांट दिए, न्यूक्लियस किसी के अंदर गया ही नहीं और किसी के अंदर न्यूक्लियस बच गया, किसी के अंदर ज्यादा नहीं, वो इक्वली डिवाइड करेगा कि भैया बीचों बीच एकदम अच्छे से इक्वली डिवाइड करो, क्योंकि जो उसका
बॉडी बनने वाला है। एक हम लोग क्या बोले, एक जाइगोट, एकदम सिंगल सेल से बने ना। हमारी सेल क्या, हमारी जो बदन है एक से एक सिंगल से बनी है, फिर धीरे 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 कैसा पूरे एक बॉडी का निर्माण हुआ है, समझ गए। तो वैसे यहाँ पे क्या करेगा, जो अपने आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, वहां पे धीरे धीरे क्या किया, जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने बोला जो माइटोसिस है मोस्ट डायमेटिक है, यहाँ पे उसके कंपोनेंट क्या होंगे, हम लोग ने टेक प्लेस ले लिया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस इज द इक्वल डिवीजन एज द पेरेंट्स एंड द डॉटर सेल, यहाँ पे आर सेम इनटू द टर्म ऑफ गिवन जेनेटिक कंटेंट। अब देखो इस बात को याद रखना, हम लोग ने क्या बात किया था, अगर हम लोग ने एक कोशिका ली है, कोशिका मतलब एक सेल लिया है, ठीक है, हम लोग ने एक कोशिका ली है, देखो हम लोग ने एक कोशिका ली है, कोशिका मतलब एक सेल लिया है, हम लोग ने क्या बोला था, अगर ये कोशिका है तो ये क्या करेगी, पहले इसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद जब ग्रोथ होगा तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ग्रोथ मतलब इसकी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के बाद ये डिवीजन करेगा, डिवीजन ये क्या है, पेरेंटल, पेरेंटल से क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, फर्दर डिवाइड किस में करेगा, 2 डॉटर सेल में बना लेगा, यहाँ पे आपका आएगा डॉटर। यहाँ इस बात को हम बार बार बोल रहे थे, यहाँ पे डॉटर ही आएगा, कभी भी गलती से सन मत लिख देना कि भैया सन क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारा सन नहीं आएगा, समझ गए, तो यहाँ पे डॉटर ही आएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे यही बताए थे, इस बात को याद, यहाँ पे बार बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं माइटोसिस इज इक्वल डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स एंड द डॉटर सेल आर द सेम इनटू द टर्म्स ऑफ जेनेटिक कंटेंट। अब देखो इस बात की याद रखते हैं, यहाँ पे जितने भी कोशिका है, अपना जो सेल है जब डिवाइड कर रहा है, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियस मतलब सेल का जब विभाजन हो रहा है, उसके अंदर जितने भी अंदर माल मटेरियल है इक्वली क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एक पेरेंट है, एक पेरेंट जब डिवाइड करी तो उसमें क्या बन रही है, फर्दर डिवाइड करके क्या बनी, डॉटर सेल। तो इसमें यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने एक पेरेंट लिया जिसको हम लोगों ने एन पेरेंट सेल एंड गिव राइज टू एन डॉटर सेल, हम लोग एक एन पेरेंट सेल को ले लिया, पेरेंट्स मतलब एक माता सेल को ले लिया, मतलब माता पिता जो थे पेरेंट्स बोलते ना, एन सेल मतलब पेरेंट सेल को ले लिया, उसने डिवाइड किया एन डॉटर सेल में बन गया, कि फर्दर डिवाइड करके एन डॉटर सेल में। अब देखो एंड द 2 पेरेंट सेल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल, यही बात किया, अगर 2 पेरेंट सेल है, अगर संख्या के 2 पेरेंट सेल है तो डिवाइड करके कितने में बना देंगे, 2 डॉटर सेल में बन जाएगा। अगर इसकी 2 की जगह पे हम लोग 4 लिख देते, तो 4 पेरेंट सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल, तो सेम यहाँ जितनी भी पेरेंट की संख्या बनी, 2 से यहाँ पे 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, उतना ही क्या बन जाएगी, डॉटर सेल बन जाएगी। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है, याद रखना कैरियोकाइनेसिस में आपको बता रहे कि कैरियो में आता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। अब जो इसके अंदर बात करेंगे, इसके अंदर प्रोफेस आते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, मतलब पीमेट बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर। अब देखो इसके अंदर बात करेंगे पहले यहाँ पे अर्ली प्रोफेस के बारे में। फिर से देखो अर्ली का मतलब कोई मतलब अभी शुरुआत बोलते अर्ली मॉर्निंग, जल्दी, अर्ली मॉर्निंग मतलब एकदम सुबह सुबह, भोरेरियम 5 बजे बुला लिया भैया अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे अर्ली प्रोसेस मतलब शुरुआती में बात करेंगे। यहाँ पे आपको चित्र दिख रहे हैं, देखो अभी ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर ये जो अपना अर्ली प्रोसेस में ये जो कोशिका है, अपने सेल है, तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसिंग, ये धीरे धीरे क्या हो जाए, कंडेंसिंग का मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, इसको भी समझाएंगे। तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, ऐसा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंस होना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आपके ये आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, टुवर्ड्स अपोजिट। जो आपका ये सेंट्रोसोम है, ये क्या करेगा, जब यहाँ पे कंडेंसिंग किसका चालू हो गया, कंडेंसिंग अपना क्रोमेटिन का होगा। जब क्रोमेटिन कंडेंसिंग होना चालू करेगा और जो सेंट्रोसोम हो धीरे धीरे अपोजिट में आने चालू करेगा, यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे बीचों बीच है, उठ के कहाँ पे आएंगे, ऊपर, समझ के। तो इसमें 2 चीज चालू हो जाएगी, पहला यहाँ पे आएंगे, जो अपना ये क्रोमेटिन है ये क्या होगा, कंडेंसिंग होना चालू हो जाएगा। और जो बाजू में सेंट्रोसोम होगा ये धीरे धीरे अपवर्ड आने लगेगा, मतलब ऊपर आएगा कि भैया चलो ऊपर जाने का टाइम आ गया अपना। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। तो अर्ली प्रोसेस में क्या प्रक्रिया चलेगी, ये जो आपका क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या करेगा, कंडेंसिंग करना चालू करेगा, धीरे धीरे लाइनिंग बनेगी, परत बनेगी। और जो आपका सेंट्रोसोम है ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर आना चालू होगा। अब यहाँ पे लिखा है सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा, अपोजिट में आना चालू हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए अर्ली प्रोसेस में। अब बात करते हैं लेट प्रोसेस। लेट मतलब भैया लेट हो रहा है, मतलब बात करें लेट प्रोसेस में। लेट प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्योंकि माइक बार बार बंद हो जा रहा है, क्योंकि अभी बनाते बनाते हमको 12:30 1 बज रहा है, तो इससे दिक्कत आ जाएगी। तो इसकी वजह बार बार माइक को देखना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाता है वीडियो। कोई माइक है तो अच्छा सलाह दीजिए भैया, कोई अच्छा माइक बताइए कि अपने बजट, हमारा बजट कितना है, 1000 रुपये के अंदर ही है, ठीक है, छोड़िए उसे। अब देखो
आपका ये जो ये परत थी धीरे धीरे गायब होना चालू कर दी। अब जो क्रोमेटिन थी इसकी जो स्ट्रक्चर था, जो इसका आकृति थी, कुछ इस तरीके से बन गई। अब देखो, अब जो अपना सेंट्रोसोम है यहाँ पे धीरे धीरे मूव करने लगा अपोजिट पोल में, तो ये भी क्या करना है, धीरे धीरे सेंट्रोसोम मूव किया तो यहाँ पे आ गया। अब देखो, जो यहाँ पे जब कंडेंस होना चालू कर दिया, जो अपना ER है, CG यहाँ पे GC है, फिर न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियर है, ये क्या है, एनवेलप में डिसअपियरिंग एट द एंड ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे डिसअपियरिंग समझ रहे हो, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर होना चालू कर देंगे। अभी उदाहरण के लिए समझिए, कोई अब पेपर ऊपर देखे रहोगे, जैसा कि वो टॉयलेट पेपर आता है ना, एक मतलब हाथ पोछने वाला पेपर आता है, अगर पन्नी में फेंक दो ना, धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है, बोलते हैं ना डिसअपियर हो रहा है। अगर कोनो ऐसे चीज कोई साबुन वबुन आता रहेगा, कोई ऐसा पेपर देख लो, हाथ में रगड़ो तो डिसअपियर हो जाता है। तो यहीं पे सेम यही प्रक्रिया होगी, जो आपका ER है, GC है, और यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ एंड द न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। एनवेलप का मतलब क्या होता है, उसकी जो परत होती है ना, जैसा परत मतलब एक लेयर चढ़ा दिए, 2 लेयर 3 लेयर, जैसा एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, वो क्या होता है, एनवेलप बोलते हैं उसकी परत। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसअपियर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जब इसका एंड, यहाँ पे जब प्रोसेस का एंड हो जाए तो सारे क्या होगा, डिसअपियर होना जाएगा। तो यही बताइए, जो सेंट्रोसोम है ये क्या धीरे धीरे मूव कर रहा है, किसमें, अपोजिट पोल पे। तो यहाँ पे पहला ये यहाँ पे था आपका सेंट्रोसोम, तो धीरे से उठ के कहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, मूव करना चालू हुआ। तो लेट फेज की बात कर लिए। अब बात करते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज की बात करेंगे। अब देखो, जब ईयरली फेज में ऐसा हुआ, फिर लेट फेज में ऐसा, अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज की बात करेंगे। अब देखो, अब अपना जो ये सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम यहाँ पे आ गया भैया। अब यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इस जगह पे आने लगा, किसमें आने लगा, अपना ट्रांजिशन टू मेटाफेज में, ट्रांजिशन मेटाफेज में यहाँ पे आ गया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड रेडिएटेड आउट ऑफ द सेंट्रोसोम इज कॉल्ड द ईस्टर। इसको ईस्टर बोलते, क्या बोले, यहाँ पे ईस्टर, इसकी क्या होगी, स्टार की जैसा देखते हैं। यहाँ पे देखो लाइन है ना, यहाँ पे ऐसा लाइन लाइन मारे, यहाँ पे क्या होगी, स्टार की तरह बोलते। अब इसको याद रखना, इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलते, समझ गए, ईस्टर। अब देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड रेडियस आउट ऑफ द ईस्टर, समझ गए। अब यहाँ पे आएगा तो हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, रेडिएटेड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। क्यों ईस्टर बोलेंगे, अगर सवाल पूछेगा कि स्टार की तरह कौन सा दिखता है, तो हम बोलेंगे ईस्टर। अब देखो, अब ये इसकी जब ये होगा ना, जब ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इसको ये किसकी आकृति दिख रहा है, क्रोमोसोम की जरा। अब जो यहाँ पे इस जगह बने रहेगा, इसको देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम बन रहा है। अब क्रोमोसोम जो है इसके यहाँ पे देखो, ये किसी से अटैच है, ठीक है। अब जो एक लाइन ऐसे इसे अटैच है, तो अभी इक्वेटर पे आएगी, मेन कहाँ पे आएगी, इक्वेटर पे, ये किससे अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइंडल, यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर। यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये वाला बिंदु, यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो है ना, ये वाला, इसके क्रोमोसोम के पास ये जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। अब जो पूछता है काइनेटोकोर से कौन चिपका रहता है, तो याद बोलना, स्पाइंडल फाइबर किससे चिपका रहेगा, काइनेटोकोर से। जो स्पाइंडल फाइबर रहता है वो अटैच होता है काइनेटोकोर से, समझ गए। अब क्यों काइनेटोकोर से अटैच है, इस बात को याद रखना। जब काइनेटोकोर से हमको क्या करना है, जितने भी है सबको हमको चाहिए इक्वेटर पे। अब जब इक्वेटर पे आएंगे तो यहाँ पे काइनेटोकोर पे आना पड़ेगा। जो आपका स्पाइंडल फाइबर है, काइनेटोकोर क्या करेंगे, काइनेटोकोर अटैच है किससे, स्पाइंडल फाइबर से, स्पाइंडल फाइबर अटैच है काइनेटोकोर से। तो ये अपने आप को क्या करेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे, धीरे धीरे खींच के किस पे लाएंगे, अपोजिट पोल पे आएंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखो याद रखना, ईयरली फेज में ऐसा हुआ, लेट फेज में ऐसा, अब ट्रांजिशन टू मेटा फेज में इस तरीके से आकृति बन जाएगी, समझ गए। अब पूछता है स्पाइंडल फाइबर, जो स्पाइंडल फाइबर है वो किससे अटैच है, तो बोल रहा काइनेटोकोर से अटैच है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज सबसे मेन है, समझ गए, मेटाफेज क्या है, सबसे मेन। बात करेंगे मेटाफेज। मेटाफेज इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट, देखो अब अभी अपने ईयरली फेज में ऐसा प्रक्रिया चला, ईयरली फेज में किसमें आ गया, हम ईयरली प्रोसेस के बाद आ गया लेट में, लेट के बाद आ गया ट्रांजिशन में। अब ये सारे काइनेटोकोर किससे, क्रोमोसोम से जो अटैच है, काइनेटोकोर अटैच है स्पाइंडल फाइबर से। और जब खींचातानी होने के बाद किसमें आ गया, हम लोग मेटाफेज में। अब मेटाफेज में क्या हुआ, ऑल द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब बीचों बीच पे आ गए भैया, चलो बीचों बीच में जितने भी क्रोमोसोम थे ना, सब क्या आ गए, बीचों बीच पे आ गए, एकदम बीच पे इक्वेटर पे आ गए। अब देखो यहाँ पे जो बीच पे आने के बाद, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन जैसे दिख रही होगी, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से लाइन दिख रही होगी। हम लोग ने इसको क्या बोला, यहाँ पे जब लाइन दिख रही है इसको इक्वेटोरियल मेटाफेसिक प्लेट। इसको हम लोग क्या, यहाँ पे देखो बीचों बीच यहाँ पे लाइन मारे, एकदम भाग दे दिए, यहाँ बीच में से काट दिए, किसमें,
किससे अटैच है, काइनेटोकोर। यहाँ पे देखो काइनेटोकोर के बीचों बीच यहाँ पे देखो एक लाइन मारे हैं, तो इसको क्या बोले, इक्वेटोरियल मेटाफेस प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल मेटाफेस प्लेट। इसमें इस बात को याद रखना, हम लोग क्या होते हैं, बेस्ट फेस टू स्टडी ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। जो मेटाफेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों सबसे अच्छा? अब देखो जितने भी क्रोमोसोम थे काइनेटोकोर से अटैच थे, स्पेंडल फाइबर से अटैच थे। क्यों स्पेंडल फाइबर किससे अटैच था? काइनेटोकोर से। अब काइनेटोकोर से अटैच था, हम लोग मेटाफेस में आए। मेटाफेस में क्या हुआ कि मेटाफेस में जितने भी अपना क्रोमोसोम थे वो किस पे आ गए, इक्वेटोरियल पे आ गए, एकदम बीचों बीच आ गए। और दूसरी बात, अपना जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम कहाँ पे आ गया, अपना एकदम अपोजिट पोल पे, एकदम बीचों बीच आ गया। तो मेटाफेस सबसे अच्छा माना जाता है स्टडी के लिए। सब कुछ इसमें एकदम अच्छे से दिखने लगता कि हाँ मेटाफेस आ गया, बीचों मेटाफेस के अंदर सब कुछ बीचों बीच आ गया, अपना क्रोमोसोम आ गया। तो जो स्पेंडल फाइबर था जो अटैच था किसे, काइनेटोकोर से, वो भी अच्छे से दिख रहा है। जो सेंट्रोसोम था वो भी एकदम अपने बीचों बीच आ गया, मतलब ऊपर आ गया, पोल्स पे आ गया। तो वहीं पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल मेटाफेसिक प्लेट। तो इस बात को यहाँ पे लिखते हैं स्टडी यहाँ पे स्टडी क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम के बारे में हम लोग सब कुछ एकदम अच्छे एकदम डिटेल से पढ़ सकते हैं। किसके अंदर? मेटाफेस के अंदर। अब देखो मेटाफेस हो गया, अब आते हैं इसमें एनाफेस के अंदर। अब एनाफेस एनाफेस की बात करेंगे। अब देखो ये जितने भी अटैच थे स्पेंडल फाइबर, जितने भी अटैच थे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ खींच लेंगे। अब जब ये ऊपर खींचेंगे तो इसका भाग जो होगा ये क्रोमोसोम होगा ऐसा अलग होने का। मेटाफेस में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, जितने भी हो गए अपना स्प्लिट हो जाएंगे। यही भी बात करेंगे। देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटाइड्स सेपरेट। अब देखो जितने यहाँ पे जितने भी स्पेंडल फाइबर किससे अटैच है, अपना स्पेंडल फाइबर क्रोमेटाइड से। यहाँ पे क्रोमेटाइड क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, और जो सेंट्रोमियर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। समझ के? अब देखो यहाँ पे जब एनाफेस की बात करेंगे, विल भी यहाँ पे देखो लिखे हैं कि विल बिकम द क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर। फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर, आगे जाके इसको बनना है ना। अगर कोई देखो अब किसी चीज का यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो आगे जाके उसकी उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति यही बताते हैं, अगर सेल है तो वहां पेरेंट सेल है तो डॉटर सेल उसको बनना ही है, क्योंकि वहां पे उसका विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पे सेम प्रक्रिया। एनाफेस में क्या हुआ, मेटाफेस में सारे इक्वेटर पे आ गए, एकदम अच्छे से हम लोग उसको पढ़ पा रहे थे। क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गया, जो स्पेंडल फाइबर थे, जो सेंट्रोसोम थे, वो अपना ऑपोजिट पोल पे आ गया, एकदम ऊपर आ गया। तो हम लोग बेस्ट प्लेस, इसको हम लोग मेटाफेस में करते एकदम मस्त अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जब एनाफेस की बात करेंगे, जितने भी क्रोमोसोम थे, क्या ऐसे क्रोमोसोम ऐसे चिपके हो तो सारे स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे ऊपर आने लगे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, एनाफेस को यहाँ पे बेस्ट फेस टू स्टडी क्रोमोसोमल शेप एंड द एटोनॉमी। अब जो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे हम लोगों ने एनाफेस को क्या बोल दिया, ये क्रोमोसोमल शेप, यहाँ पे हम लोग को क्रोमोसोमल जो शेप है, क्रोमोसोमल जो शेप है और जो इसका एटोनॉमी, क्रोमोसोम का हम यहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है। किसके बारे में हम लोग क्रोमोसोम के उसके एटोनॉमी के बारे में पढ़ जाएंगे, और जितने भी उसके फेस होंगे एनाफेस के अंदर हम लोग उसको पढ़ लेंगे। यहाँ तक समझिए, याद रखना। ईयरली फेस में कुछ ऐसा दिखेगा, लेट फेस में ऐसा हो जाएगा, ट्रांजिशन टू मेटाफेस में कुछ इस तरीके से आएंगे, सारे इक्वेटर पे आने की कोशिश करेंगे। फिर मेटाफेस पे जाएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट टू स्टडी ऑफ किसका, यहाँ पे क्रोमोसोमल का बेस्ट एकदम स्टडी बोलते हैं। भैया यहाँ पे एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, एकदम सब दिखाई उखाई दे रहा है तो यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब एनाफेस की बात करेंगे। एनाफेस में क्या होगा, आपका जितने भी सेंट्रोमियर, जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है क्या हो गए, स्प्लिट हो जाएंगे, और जो क्रोमेटाइड्स हो गए वो सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेट जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे याद रखना, जो क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसा गोल सा बना है, देखो यहाँ पे ऐसा गोल सा बना है, इसके साथ ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है। अब तो बेस्ट टू स्टडी, यहाँ पे एकदम अच्छे से वहां पे पढ़ सकते हैं। किसके बारे में, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, क्रोमोसोमल शेप एंड एटोनॉमी। यहाँ पे बेस्ट फेस माना जाता है किसको, एनाफेस को। अब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। एनाफेस के बाद एकदम लास्ट वाला आता है, लास्ट में क्या होगा, टीलोफेस। तो इस बात को याद रखना, सवाल सबसे ज्यादा इसके अंदर से ही बनते, मेटाफेस के अंदर से बनेंगे। ईयरली फेस में क्या ही पूछेगा, ईयरली फेस में इतना हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, फिर उसके बाद अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। मेटाफेस में पूछ लेगा, मेटाफेस में सवाल बन जाएंगे। और जो फिर एनाफेस है, एनाफेस में ये पूछेगा, जो अपना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पूछेगा, उसके अंदर बेस शेप के बारे में पढ़ लेंगे, और उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, और एटोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। मॉर्फोलॉजी किसमें पढ़ेंगे हम लोग, मेटाफेस के अंदर। अब बात करेंगे टीलोफेस। टीलोफेस की बात करेंगे, जो फेस है, टीलोफेस जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीकंडेंस हो जाएगा एंड द क्लोज देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे जितने भी थे ना, सेब वापस अपने प्रक्रिया पे जैसे थे वापस वो वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम था ये डीकंडेंस हो जाएगा और ये लूज कर देगा देयर आइडेंटिटी। जितने भी क्रोमोसोम वो आइडेंटिटी अपनी क्या करेंगे, लूज कर देंगे और यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। अब देखो, अब बात करेंगे टीलोफेस। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड ER NGC एंड देन न्यूक्लियस
रिफॉर्म। यहाँ पे जितने भी थे टीलोफेस में जैसा ईयरली फेस में जैसा थे सेम टू सेम यहाँ पे वैसे अपना काम करना चालू कर देंगे। मतलब यहाँ पे सारे क्या करेंगे, आइडेंटिटी अपना लूज कर देंगे, जैसा प्रक्रिया चालू थी वापस से सेम वैसा ही काम चालू हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो याद रखना, तो हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस में टोटल कितने पढ़ लेते हैं पीमेट के बारे में, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। यहाँ तक समझ गए? तो इस बात को याद रखना, आपका कैरियोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटो को बता देते, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर कौन सा आएगा, दो आएगा, एक पेड़ और मतलब पेड़ पौधे के बारे में पढ़ लेंगे, और सेल के बारे में। सेल कौन सा, एनिमल सेल पढ़ेंगे और प्लांट सेल पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक आप पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। तो अभी लेक्चर नंबर ये तीसरा है, लेक्चर नंबर 1 और बनेगा, लेक्चर नंबर 4 बनेगा। तो लेक्चर नंबर ये अपना तीसरा है, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर अपना ये तीसरा है। लेक्चर नंबर 1 और बनेगा, उसके अंदर हम लोग कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ लेंगे। उसमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लियो। तो यहाँ तक आपका पूरा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।